हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल जानकारी विद जेडी। आज हम लोग एक वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट और आने वाले 2024 के सी टेट के लिए एक इंग्लिश के मॉडल पेपर का लैंग्वेज 2 के तौर पर इंग्लिश के मॉडल पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये पेपर 2022 में उड़ीसा में पूछा जा चुका है। इस पर हम लोग एक एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस के और उसके ऑप्शंस की पड़ताल करेंगे, एक डीप रिसर्च करेंगे उस पर। आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कंटेंट पर भी बात होगी, ग्रामेटिकल बात होगी, कंप्रहेंशन पर बात होगी और साथ ही साथ पेडागोजिकल इश्यूज़ पर भी बात होगी। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है द कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, सीक्वेंसिंग एंड यूज ऑफ वोकेबुलरी आर द सब स्किल्स ऑफ। अब जैसा कि आप सभी को पता है, यू ऑल नो दैट लिसनिंग, राइटिंग, listening, reading, speaking and writing, LSRW, इसको काट देते हैं। LSRW is the 4 basic skills of any language, and listening has sub skills, speaking has sub skills, राइटिंग है सब स्किल्स एंड रीडिंग है सब स्किल्स। सब स्किल्स का मतलब वो होगा कि अपनी आप एक स्टैंडर्ड अगर लिसनिंग करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड स्पीकिंग करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रीडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम लोग सब स्किल्स ऑफ LSRW कहते हैं। यहाँ पर बात बनी है कि कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। आप आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सजाते हैं। इसका मतलब कलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। सीक्वेंसिंग, फिर उसको एक बेहतरीन अंदाज में सजाते हैं। एंड यूज़ ऑफ वोकेबुलरी, और फिर कई वर्ड्स का एक यूज़ करते हैं आप। तो वो जो है यानी कि कलेक्शन इज़ द सब स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंसिंग एंड यूज़ ऑफ वोकेबुलरी। किसके सब स्किल्स होंगे? लिसनिंग के, स्पीकिंग के, रीडिंग के या फिर राइटिंग के। तो अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि अगर कलेक्शन एंड अगर देखिए कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ का, तो आपको देखिए आइडियाज़ का कलेक्शन और आइडियाज़ का ऑर्गेनाइजेशन आप किसी भी स्केल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W में भी, R में भी, S में भी, L में भी। बट द पॉइंट ये है कि जब आप कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ ऑफ वोकेबुलरी करके सजा करके बात करते हैं, तो वो आपका देखिए लिसनिंग के लिए ऑर्गेनाइज्ड डेटा होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसको आप बात कर देंगे, बिकॉज यू आर लिसनिंग, इसका मतलब पेसिव स्किल है, जबकि यहाँ कलेक्शन कर रहे हैं मतलब एक्टिव स्किल। तो जो भी ये सब स्किल्स हैं किसी एक्टिव के होंगे। स्पीकिंग के लिए सही है कि आप आइडियाज़ को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, बट सीक्वेंस और वोकेबुलरी का एक बेहतरीन यूज़ स्पीकिंग में नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग की जहाँ तक बात है, तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी स्पीकिंग नहीं करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि स्पीकिंग डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, आई थिंक सो। दैट इज़ वाई स्पीकिंग को भी आप माइनस कर सकते हैं। नाउ रीडिंग कम्स व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट, you need not to collect ideas because ideas are already there in the text, so reading भी नहीं होगा। but when you writing is the last and most important and the toughest skills of any language।
तो ये तमाम चीज़ें जब आप करते हैं तो राइटिंग के लिए ये सब स्किल्स होंगे। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी राइटिंग। ओके, नेक्स्ट which letter in the word ISLE is not pronounced? See, it simply means ISL में आप ISL में कौन सा लेटर आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, मीन्स कौन सा लेटर साइलेंट है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको मैं एक वो दूं, तो क्वेश्चन यूँ था कि ये जो ISL लिखते हैं, आप ISL लिखते हैं, तो यहाँ पर ISLE में क्या पढ़ा नहीं जाता, क्वेश्चन ही ये है। सवाल है कि सॉरी फॉर इंटरवेंस, ISL में क्या पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर क्या पढ़ा नहीं जाता, ISLE। अच्छा, यहाँ क्या पढ़ा नहीं जाता, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, देयर इज़ अ ऑर्गन इन आवर बॉडी, पेंक्रियाज नाम है उसका। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंडोक्राइन पार्ट होता है और एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन में एक पार्ट होता है आईलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। अब शायद समझ ही गए होंगे, probably you have understood the point is here yes is not pronounced, simply means that in this letter, in this word ISLE, S को पढ़ा नहीं जाएगा। yes is silent here, therefore right answer will be S is not pronounced in this word. Next question. क्वेश्चन है, इंग्लिश इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट इज यूज्ड। अ गुड क्वेश्चन, because it is used. What are the reasons behind the considering English language as global language is? आप जब इसको ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, या किस चीज़ ने इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाया है। देखिए, इट डजंट नेसेसरीली मीन्स दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, चूँकि रशियन भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, अरबियन है, चाइनीज़ है, बट इंग्लिश इज़ ऑफ कोर्स ये ग्लोबल लैंग्वेज। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? ऑप्शन ए, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो कहना चाहता है कि इंग्लिश मोस्ट कंट्रीज़ में बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। देयरफॉर द रीज़न इज़ वेरी गुड, बिकॉज व्हेन imperialism of England spread out throughout the world, at that time English was taken as the standard or official language in almost all the country of the world where there was the imperialism or the colonialism of England. तो ये बात सही है कि वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अंग्रेज़ी बोली, समझी और लिखी और पढ़ी जाती है। वेरी गुड, गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इंटरनेशनल मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में इंग्लिश काफ़ी बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है, बोला जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड पॉइंट। इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मीन्स लाइक इन यूएनओ, यूएनओ में अंग्रेज़ी को बोला जाता है, लिखा जाता है। तमाम एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़, ऑल द कॉन्फ्रेंसेस आर हेल्ड इन दैट लैंग्वेज। एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें अंग्रेज़ी बोली और समझी जाती है। तो व्हाट मे बी द राइट अप्रोच टू कॉल दिस लैंग्वेज द ग्लोबल लैंग्वेज। तो यहाँ समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तमाम के तमाम सही हैं। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑल दीज आर द रीजन बिहाइंड कॉलिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एज द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63, 64। Fill in the blanks with right letters to get meaningful words. ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पेडागोजिकल इश्यूज पर है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर इस क्वेश्चन के जरिए व्हाट एक्टिविटी द टीचर वांट्स टू डू विद द लर्नर्स, या लर्नर्स की कौन सी कैपेसिटी वो जानना चाहता है, कौन सा स्टाइल जानना चाहता है। तो वी इन शॉर्ट वी कैन से द फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या जानना चाहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे FISH फिश, MANGO मैंगो। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या जानना चाहता है वो, क्यों ये सवाल दिया गया है। वी कैन यूज एक्टिविटी गिवन बिलो टू टेस्ट द लर्नर्स स्किल। कौन सा स्किल आप जानना चाहते हैं? प्रोनाउंसिएशन। व्हेन द टीचर वांट्स टू टेस्ट द प्रोनाउंसिएशन of the learners, at that time he or she will not give to fill in the blanks with appropriate letters. It means pronunciation के checking का ये कोई तरीका नहीं है। For checking the pronunciation one must give some activities through conversation. At that point of time we can say that pronunciation can be tested. तो यहाँ तो fill in the blanks है। रीडिंग चेक करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये मुनासिब होता। एंड फॉर लिसनिंग पर्पस दैट कैन नॉट बी यूज्ड। लिसनिंग में भी यूज़ नहीं होगा। तो अब अगर इसको हम लोग, अगर यहाँ पे एक चीज़ रहता कि टू नो द, जिसको हम लोग कहते हैं अच्छी उर्दू में उसको तकमीली सवालात कहते हैं। दीज आर ऑल्सो of course objective questions, but objective के किस जुमरे में आता है, किस कैटेगरी में आता है? फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टीचर वांट टू टेस्ट द स्पेलिंग ऑफ द student, of the learner, that is why he has given such type of activities. So right answer will be speaking. Next, क्वेश्चन है at elementary level means primary level, functional and communicative grammar should be taught through। एलिमेंट्री लेवल पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट ने एक तो एलिमेंट्री लेवल पर ग्रामर की पढ़ाई को पसंद नहीं किया। बट एज फार एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज कंसीडर्ड, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब योर सेकंड लैंग्वेज L2,
जब L2 की बात आती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात आती है, फॉरेन लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज 2 की बात आती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू लर्न सम रूल्स ऑफ ग्रामर। तो फिर प्राइमरी में भी कर सकते हैं, यानी कि जब आपको लैंग्वेज लर्निंग करना हो तब ठीक है, लेकिन लैंग्वेज का एक्विजिशन जब करना हो तब आप जो है किसी ग्रामर को, यही वजह है कि वी डू नॉट यूज़ एनी ग्रामर व्हेन वी लर्न टू स्पीक व्हेन वी लर्न आवर मदर टंग। तो ठीक है, तो अब एक प्राइमरी लेवल पर क्या फोकस होना चाहिए या किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर। अच्छा, इस सिलसिले में एक बात मैं और कर देता हूँ कि ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं, रूल्स की वजह से कुछ रेजिस्टेंस आता है। देयर आर सम रेजिस्टेंस, वी कैन से रेजिस्टेंस आता है आपके लैंग्वेज के लर्निंग के लिए, रेजिस्टेंस पैदा करता है रूल्स ऑफ ग्रामर। बट वेन एवर यू फॉलो अ गुड एंड यूजफुल प्रोसीजर और यूजफुल पेडागोजी to teach the grammar, at that point of time the grammar rules learning become easy for the learners। सो हम कह सकते हैं कि अगर एक गुड तरीका, एक बेहतरीन पेडागोजी से पढ़ाया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके ऑप्शंस में आपको ये चेक करना है कि कौन सा तरीका, कौन सा पेडागोजी, कौन सा टीचिंग मेथड बढ़िया होगा, बेस्ट फिट होगा एलिमेंट्री लेवल पर करने के लिए। अच्छा, बच्चे को फंक्शनल और कम्युनिकेटिव ग्रामर आप समझाना चाहते हैं कि एक हद तक बच्चे बोल पाएँ, सुन पाएँ, देख पाएँ, तो बता जा रहा है थ्रू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटीज़। इसका मतलब जो भी टेक्स्ट में है, जो भी कॉन्टेक्स्ट में है, जो भी बुक है, वहाँ से कुछ, वहाँ पे जो दिया हुआ उस एक्टिविटीज़ को आप कराएं और बच्चे का वो एक्टिविटीज़ करा करके बच्चे को आप ग्रामर सिखाएं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर रूल्स, जैसे मैंने कहा कि ग्रामर रूल्स सिखाना बच्चे के लिए थोड़ा सा बोदरिंग पैदा कर देता है, और रूल जब आप सिखाते हैं तो एट दैट पॉइंट वो कहलाता है आपका डिडक्टिव मेथड, और डिडक्टिव मेथड को पसंद नहीं किया गया है। डिडक्टिव मेथड को पसंद नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक नहीं है। आइसोलेटेड सेंटेंसेस, जैसे कि आप जब एक कम्युनिकेटिव और फंक्शनल ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड नॉट टू टीच द स्टूडेंट, टीच द लर्नर आइसोलेटेड सेंटेंसेस, लाइक एक सेंटेंस यहाँ हो गया, एक सेंटेंस वहाँ हो गया, इस तरह नहीं करेंगे आप। विथ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, यानी कि यहाँ कहना चाहता है सीक्वेंस ये हो गया, फर्स्ट रूल्स देन एग्जाम्पल, ये भी तो डिडक्टिव हो गया। तो ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड डी समहाउ इज सेम। और आइसोलेटेड सेंटेंसेस को हम बात करते हैं, तो द फिटेस्ट मेथड टू टीच फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी। वहाँ से बच्चों को थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा, कोई कहानी के हिसाब से कम्युनिकेटिव ग्रामर उसे सिखा रहा है। उदाहरण के तौर पे लाइक कोई आप कहानी जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई कैरेक्टर्स है, कोई किस्सा कहानी है जिसमें उसको उसी के भाषा में, उनके कैरेक्टर में उसको ढाल करके जब आप एक्टिविटी बेस्ड कराते हैं तो फिर बच्चे को थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हो जाती है, और यही बहुत हद तक डिडक्टिव मेथड में चला जाएगा, डिडक्टिव मेथड में, सॉरी इंडक्टिव मेथड में। और ये इंडक्टिव मेथड काफ़ी पसंद किया जाएगा उन बच्चों को, वो बच्चे इंडक्टिव मेथड को पसंद करेंगे। इसलिए राइट आंसर इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी आप कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, आर्मी हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ द सिटी, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आर्मी है, जिस आर्मी की बात चल रही है, तो द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम वोवेल, सो देयरफॉर एन, बट यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जिस सिटी की बात हो रही है, इसका मतलब ऑलरेडी द आर्मी हैज़ बिकम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
और प्रॉपर नाउन के लिए आप क्या करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे, ना के एन। इसका मतलब कन्फ्यूज़न यही ना था दोनों में कि वेदर टू यूज़ एन और द, तो राइट आंसर हो जाएगा द। सम का कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो आप यूज़ करेंगे ही नहीं। देयरफॉर द कंट्रोल हैज़ टेकन द आर्मी हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ द सिटी। यहाँ 10 सिटी होने की वजह से ऑलरेडी आर्मी को प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट किया गया है। देयरफॉर द राइट आंसर इज नेक्स्ट 67। 67 कह रहा है, 67 कह रहा है, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी, ये क्वेश्चन किया गया है। एस जस्ट प्लीज़, जस्ट अ फ्यू। देखिए अ फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। जस्ट अ फ्यू सेकंड लेटर, फ्यू सेकंड, जब आप फ्यू बोलते हैं उससे भी कम में ए फ्यू आता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 10 सेकंड में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे वेट हियर आई जस्ट कम इन फ्यू सेकंड, और इन अ फ्यू सेकंड तो वहाँ काउंटेबल के लिए हो जाएगा। और लिटिल और अ लिटिल दोनों के दोनों अनकाउंटेबल के लिए यूज़ हो जाएगा। एंड हियर शुगर इज़ अनकाउंटेबल नाउन, देयरफॉर अ लिटिल या लिटिल यूज़ होगा। तो अब जब कहते हैं अ लिटिल कहते हैं तो बहुत कम हो जाता है। एस जस्ट लगा करके बहुत हद तक यहाँ पर उन्होंने लिटिल को और थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। देयरफॉर राइट आंसर विल बी अ लिटिल, नॉट लिटिल। एस जस्ट अ लिटिल प्लीज़, जस्ट, अगर जस्ट नहीं रहता तो लिटिल प्लीज़ भी चल सकता था, ध्यान रहे। तो क्या होगा, अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he has been on a fast, has been, ध्यान रहे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, has been on a fast, he hasn't eaten anything dash 10 days। देखिए 10 days is called point of time, period of time। period of time, एक पीरियड दिखा रहा है 10 डेज, 5 डेज, 1 वीक, 2 ईयर्स, यानी पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज़ अ पीरियड, कोई फिक्स नहीं है, 10 दिन, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। जैसे कोई डेट नहीं लिखा है, कोई टाइम नहीं लिखा है। अगर टाइम बोले 5 PM इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और बोले 5 आवर्स तो पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहाँ पे होगा यूज सिंस। क्या यूज होगा, सिंस। तो अगर यहाँ यू होता ही हैज़ बीन ऑन अ फास्ट, ही हैज़न ईटन एनीथिंग 10 AM, तो यहाँ पर जवाब होता, यहाँ लिखा जाता सिंस 10 AM। वाई, बिकॉज एट द टाइम वहाँ पे हो जाता आपका पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे लगता सिंस। लेकिन चूँकि 10 AM नहीं है बल्कि 10 डेज है, यह है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है 4। देयरफॉर द राइट आंसर इज पीरियड ऑफ टाइम। इन और फ्रॉम की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। द पावर वेंट ऑफ वाइल आई। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब सेंटेंस में पहले पास्ट इंडेफिनिट रहे और वाइल का यूज़ हो, यानी कि एक, तो बाद में आपका पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे द बॉय फेल व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, द बॉय
फेल डाउन व्हेन ही वॉज प्लेइंग। तो जब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा तब व्हेन के बाद या वाइल के बाद जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट आपको देना है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस देना है, पास्ट इम्परफेक्ट देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, द पावर वेंट ऑफ वाइल आई आयरन नहीं, क्योंकि ये तो सेंटेंस ही नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका वाज आयरनिंग, वाज आयरनिंग। नेक्स्ट है 70। यू पे योर बिल, फोन बिल एवरी मंथ, आई हैव पेड अप फॉर ये ईयर। देखिए मस्ट नोट तो तब होता है जब किसी चीज़ को एडवाइस के तौर पर सख्ती के साथ मना किया जाता है, ये यहाँ पे नहीं होना। अच्छा, ऑलरेडी आई हैव पेड अप फॉर, इसका मतलब बाद वाला सेंट आपका पास्ट परफेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर की कोई बात ही नहीं चलेगी, और प्रेजेंट भी कुछ, अच्छा, और ये भी फ्यूचर है। तो अब बच गया आपका यू डोंट हैव टू पे, नहीं करना है आपको, बिकॉज आई हैव पेड दोनों के दोनों पास्ट में, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डोंट हैव टू पे। मस्ट हैव, ये मस्ट हैव टू पेड हो सकता था, लेकिन मस्ट नॉट पे योर फोन बिल एवरी मंथ। मस्ट, ये एवरी मंथ की वजह से मस्ट नहीं यूज़ हो रहा है, वरना हो सकता था। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, डोंट हैव टू पे। अगला होगा 71। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बंगाल प्राइमरी टेट के लिए काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। कह रहा है कि द प्लेयर्स खाली जगह स्टूड इन ए लाइन, यानी कि देख लीजिए प्लेयर्स से पहले टॉल रशियन टेनिस, टेनिस टॉल रशियन, और रशियन टॉल टेनिस, रशियन टेनिस टॉल, यानी कि तीनों के तीनों एडजेक्टिव हैं, टॉल टेनिस रशियन। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस ये है कि कौन सा एडजेक्टिव आप कब यूज़ करेंगे, यानी कि एक रिलेटिव एडजेक्टिव है रशियन, एक पर्सनल एडजेक्टिव है टॉल, और एक एडजेक्टिव है। इसका एक सीक्वेंस है, एक रूल है, उस रूल के तहत आपको यहाँ पर काम करना होगा। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा पहले यूज़ करेंगे, कौन सा बाद में यूज़ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। एक्चुअली यहाँ पर एक सीक्वेंस यूज़ होगा। ये जो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स के नाम मैं बताऊँ आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पोसेसिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव, और नॉमिनल कंपाउंड एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब क्या होता है कि इन एडजेक्टिव के यूज़ करने का एक तरीका है कि पहले नॉमिनल एडजेक्टिव होगा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। इसका एक सीक्वेंस है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो टेनिस जो है, टेनिस ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसको नॉमिनल कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं, नॉमिनल कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इतना तय है कि ये एडजेक्टिव आखिर में होगा, ठीक। अच्छा, ये जो टॉल, बिग, शॉर्ट वगैरह है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगता है। और जब किसी चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ का एक रिलेशन पता चले, उसको रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि रशियन। तो रशियन जब हम बोलते हैं, यानी इंडियन बोलते हैं, तो समझ में आता है कि द प्लेयर बिलोंग्स टू रशिया,
यानी कि द प्लेयर इज रिलेटेड टू रशिया, द प्लेयर हैव रिलेशन विथ रशिया, तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव होता है। तो पहले सीक्वेंस में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देना होगा, उसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव देना होगा, और उसके बाद नॉमिनल एडजेक्टिव होगा उसको देना होगा। तो उस हिसाब से द टॉल रशियन टेनिस प्लेयर्स स्टूड इन ए लाइन, ठीक। और अब पता नहीं अगर मान लो कि 5 होता है या 3 होता है या 7 होता है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको कहते हैं, उसके फिर एक सीक्वेंस अपना एक अलग टाइप है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देंगे, फिर रिलेटिव एडजेक्टिव देंगे, तब फिर जाकर के कंपाउंड एडजेक्टिव देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉल रशियन टेनिस प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यहाँ बोल रहा है कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर सिंपली मीन्स एप्लीकेशन। एक्चुअली लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, letters are 2 types, one is formal, अदर इज़ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर मतलब वही नॉर्मल लेटर्स जो आप अपने बाप भाई रहे रिश्तेदार वगैरह को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल उसको कहते हैं जो आप एज ए एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे वीडियो को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे, सीएम को लिखेंगे, ये तमाम के तमाम आपके कहलाएंगे फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स में जब आप ये करते हैं तो आप अपना कोई रिलेशन नहीं दिखाते हैं देने वाले के साथ, टू दे करके जो शुरू किया जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि आखिर में नीचे की तरफ आप क्या लिखते हैं अपने साइन से पहले। तो योर्स फेथफुली लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट योर्स फेथफुली में कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, ठीक। एक नंबर ये कि यहाँ कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लगता है, और दूसरी बात ये एपोस्ट्रॉफी यहाँ नहीं लगता है। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा योर्स फेथफुली। ये अजीब सा क्वेश्चन है, कोई खास एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं समझता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज हुआ है वाइल राइडिंग अनिस फेल। तो फेल के साथ, फॉल के साथ आपका ऑफ लगता है, फेल ऑफ में नहीं गिरना होता है, फेल फ्रॉम हॉर्स नहीं होता है, फेल डाउन द हॉर्स नहीं होता, आउट ऑफ नहीं होगा, बल्कि फेल ऑफ होगा। ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह डाई के साथ ऑफ लगता है, जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसी तरह कुछ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को आप देख लेंगे लिस्ट के तौर पर। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्राउड ऑफ पीपल, ये क्राउड ऑफ पीपल पीपल इज प्लूरल, कोई शक नहीं, बट यहाँ सब्जेक्ट है ए क्राउड, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर वर्ब पुट करना है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, अगरचे ये प्लूरल है, बट सब्जेक्ट को अगर पूरा देखेंगे ए क्राउड ऑफ, एक क्राउड, एक सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए देखिए आप चाहे पास्ट लगाए या फ्यूचर लगाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए आर है प्लूरल के लिए, ये गलत हो जाएगा, वेयर है प्लूरल। उसके अलावा हैव बीन शाउटिंग स्लोगन्स का कोई मतलब नहीं होता है, हैव बीन गरचे ये भी प्लूरल में आता है, लेकिन यहाँ हैज़ होता तब हैज़ बीन। बहुत बेहतरीन किया है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब एक ही है, वो है वॉज। यानी कि आप कह सकते हैं कि आई विथ माई फ्रेंड्स, बोलिए इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, गोइंग टू दिल्ली। आप ऑप्शन में लिखिएगा इसको, आप इसको कमेंट में कीजिएगा, आई विथ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली, एम गोइंग टू दिल्ली या आर गोइंग टू दिल्ली। इसमें आपको सही, इन तीनों में सही ऑप्शन को चुन करके दिखाना है। और ध्यान रहे कि सब्जेक्ट आई है, फ्रेंड्स नहीं, और ये इसके हिसाब से क्या बैठेगा, वर्ब बैठेगा, ना कि फ्रेंड के हिसाब से। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पीपल के हिसाब से
सब्जेक्ट नहीं, वर्ब नहीं बैठा, बल्कि अ क्राउड के हिसाब से बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। सॉरी 75। महेश walked in a haste in the morning to the station। देखिए महेश walked, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया। तो इन जनरल सिंपल सेंटेंस हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद कुछ अदर अगर होता है आपका उसको लिखते हैं, अदर को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अब आपको यहाँ समझना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट महेश है, वाक्ड क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट कौन, तो टू माने द स्टेशन इज द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को ही देना है, तो ये नंबर तो नहीं होगा। तो टू द स्टेशन ये भी नहीं होगा। अब बी या सी में से कोई, चूँकि टू द स्टेशन आपको पहले बिठाना ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ है बाद में। तो अब एक्स्ट्रा चीज़ में आपका इन द मॉर्निंग है और इन ये हैस है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप टाइम पहले बिठाएंगे, टाइम ऑब्जेक्ट जो होगा उसको पहले बिठाएंगे, उसके बाद एडिशनल चीज़ें। यानी कि बहुत हद तक कह सकते हैं कि ये हैस जो आपका है ये आपका सबसे आखिर में बैठेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, महेश वॉक टू द स्टेशन इन द मॉर्निंग इन ये हैस्ट, इन द मॉर्निंग। अगर इस चीज़ को आप ऐसे लेंगे कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल at 11 AM with my father। तो टाइम पहले लग जाएगा, उसके बाद एडिशनल चीज़ें और बाद में, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आपका है पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका सही जवाब करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इस पर तो कोई चर्चा नहीं करूँगा, चूँकि ये सब कोई करते ही हैं, बस सिर्फ मैं थोड़ा सा टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर इस टेक्निक को यूज़ करेंगे आप, वरना कोई नहीं। एक बार देखिए आपको एक कम से कम स्कीमिंग तो कर लेना है। एक बार एकदम फुल्ली तौर पर बड़ी तेज़ी के साथ आपको तो हर हालत में दोहराना ही पड़ेगा। नज़र एक बार पहले आप नज़र दौड़ा लेंगे, और कोई भी इम्पोर्टेंट जब आपको दिखे, कोई टाइम, कोई ईयर, कोई प्लेस, कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट दिखे आपको, उसको आप जो है अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। ये एक तरीका है। कहीं पे भी आपको, जैसे 1612 है यहाँ पर टिक लगा दिए, अर्जुमन बानो है यहाँ पर टिक लगा दिए, मुमताज़ महल है, आप पढ़ते जाएंगे और एक जगह खास तौर पर टिक करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर भी पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फिर भी पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पर दिस पैसेज इज अबाउट, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन वाले जो भी वर्ड्स हैं वो मेरे पैराग्राफ में कहाँ पर है। जहाँ पर आपको नज़र आएगा वहाँ बगौर देखिएगा, वेरी केयरफुली यू विल हैव टू सी दैट पॉइंट, आफ्टर दैट यू विल आंसर। तो इसको हम लोग कहते हैं कि आंसर थ्रू क्वेश्चन, ये भी एक तरीके होते हैं। अच्छा, अब आपके पास अपने अपने मेथोडोलॉजी होगी सबकी, बट जो भी है वोकैबुलरी का आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वोकैबुलरी मजबूत होगा तो तरीका चाहे जो भी आप अपनाएं कम से कम वक्त में आप कर सकते हैं। देयरफॉर इसको आप अपने सलीके से कर लेंगे। जो भी ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि
कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। इसके जो ग्रामेटिकल पार्ट होते हैं उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। 79 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है, थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट है, इसको हम देखते हैं। वोकेबुलरिकल पार्ट है, तो यहाँ बोलता है मौसोलियम। अच्छा, इससे पहले कि मौसोलियम का मैं माना बोलूँ, ये आप इसको कमेंट करेंगे, असाइलम का क्या मतलब होता है? असाइलम, एक ये आप कमेंट कीजिएगा। मौसोलियम का माना क्या है इस पैसेज के हिसाब से? तो सच पूछिएगा तो कब्र को ही कहते हैं मौसोलियम। तुरबत जिसको कहते हैं, कब्र कहते हैं, ग्रैब कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेटिव अंदाज में होना चाहिए, जिसको हम लोग मज़ार वगैरह कहते हैं, वो हो जाएगा आपका डेकोरेटिव स्टोन बिल्डिंग ओवर ये ग्रेव, तो उसको हम लोग कहते हैं मौसोलियम। इसी तरह का असाइलम है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला फिर उसी तरह का एक पैसेज, आपको जैसे कि 2 पैसेजेस मिलेंगे, मैंने तरीका बता दिया, आप देख लेंगे थोड़ा सा। और 81, 82 वगैरह ये जो भी क्वेश्चन है वो आपके वो वाले क्वेश्चन है। तो आप 83 भी आपका कंप्रेहेंशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए उसको आप देख लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ मैं कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं उनको देखूँगा, काइंडली वेट। 82 हो गया, 83 ब्राज़ील वाज नेम 84, ये मुकम्मल तौर पर आपका 86 से आपके आते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चंस, इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। देखिए, इंग्लिश टीच करने का मतलब क्या? देखिए, इंग्लिश को तो हम सबसे पहले लैंग्वेज 2 के तौर पर जानते हैं, लैंग्वेज 2 के तौर पर इसे सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर नहीं, एज फार एज पेडागोजी इज़ कंसर्न। तो आप ग्रामर के रूल को जानना, एक्वायर करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई एम है, बट एम्स ऑफ एम है, बहुत सारे एम्स में से एक है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टू हैव वर्ड्स, टू हैव वोकेबुलरीज, टू स्ट्रॉन्ग योर, टू मेक योर vocabulary is strong is also an aim and objective of teaching English. ग्रामर रूल्स को सीखना भी एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस को सीखना भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स के नॉलेज को भी एक्वायर करना, ये भी दिस इज ऑल्सो एन एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। बट जब आप लैंग्वेज स्किल्स बोल देते हैं, इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंग्वेज स्किल। नेक्स्ट 87, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ प्रिंसिपल NCF एजुकेशन शुड एम एट। देखिए, जहाँ तक as per the guidance of प्रिंसिपल NCF 2005 एजुकेशन शुड एम एट। एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए? एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए? तो कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2005। रियल वर्ल्ड से आउटसाइड, मैंने जस्ट गेट द रीड आउट ऑफ द बुक्स एंड कनेक्ट योर नॉलेज विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बहुत बढ़िया है। प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन,
देखिए ये थोड़ा सा उतना इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा एम के सीक्वेंस में ये 3 4 10 5 नंबर पर इसको रख सकते हैं, ये 1 नंबर पर नहीं है। डिस्करेजिंग लर्नर्स फॉर लोट लर्निंग, हाँ ये एक बहुत बढ़िया एम है एनसीएफ 2005 का, चूँकि एक जो नेशनल करिकुलम फ्रेम को उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि रोट लर्निंग, रोट मेमोरी से परहेज़ किया जाए, चूँकि इससे बच्चे रट्टा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन ए राइट, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। देखिए लिसनिंग आपका है पैसिव स्किल, इसको रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं। मतलब दो तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, एक है आपका रिसेप्टिव स्किल, एक है आपका प्रोडक्टिव स्किल। उसी में से जो रिसेप्टिव होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैसिव स्किल, पैसिव स्किल, और प्रोडक्टिव को हम लोग कहते हैं एक्टिव स्किल। तो लिसनिंग और आपका रीडिंग, लिसनिंग और एक रीडिंग और एक लिसनिंग आपका है पैसिव स्किल कह लीजिए या रिसेप्टिव स्किल कह लीजिए। बाकी बचा क्या आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपका है प्रोडक्टिव स्किल जो कि एक्टिव स्किल भी है। तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो फिर भी आप चाहें तो राइटिंग जहाँ पे है, राइटिंग यहीं पर है सिर्फ, तो आप ऑप्शन डी को आंसर लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कम अंडर द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। ये बहुत बढ़िया है, एक सब स्किल्स ऊपर आया था फिर यहाँ आया था। तो इसकी रीडिंग जब आप करते हैं उस वक्त आपके सब स्किल्स क्या होने चाहिए, किसकी वजह से आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत बढ़िया, ये तो होना ही चाहिए। मीनिंग का गेस करना। यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स इन ए पैराग्राफ, आप क्या यूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इन ए टेक्स्ट, रीडिंग एंड एडिटिंग ए टेक्स्ट। रीडिंग अच्छी बात है, एडिट भी करना अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, लेकिन ऑर्गेनाइज आइडिया आपको बहुत हद तक नहीं करना है। तो सब स्किल जो है बहुत बढ़िया यहाँ पे आ जाएगा आपका गेसिंग द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, ये बढ़िया होगा। नेक्स्ट, राइम एंड एक्शन सॉन्ग इन इंग्लिश आर यूज फॉर द बिगिनर्स टू डेवलप दियर। जब राइम कराते हैं, एक्शन सॉन्ग एक्शन कराते हैं, इसका क्या मकसद होता है। तो राइमिंग में, राइमिंग कराते वक्त बच्चे में क्या डेवलप करना चाहते हैं आप। देखिए राइमिंग के वक्त रीडिंग और राइटिंग का कोई मसला नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन डी को आप ख़त्म कर दीजिए, ऑप्शन डी को आप क्लियर कर दीजिए, हटा दीजिए। स्पीकिंग एंड रीडिंग हटा दीजिए। अब बच गया आपका लिसनिंग स्पीकिंग। तो राइम जब कराते हैं या आप सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, इससे क्या होता है कि लैंग्वेज का एक डेवलप होता है। तो इफ़ ए टीचर says the students to recite a poem in a rhythmic way and action songs in English, it means the teacher has the intention to develop their listening and speaking powers among the learners. So right answer is listening and speaking. Thanks for watching my video. Do not forget to subscribe if you are new to my channel.